नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़ एनालिसिस 3 जनवरी 2021। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस देखिए, EWS रिजर्वेशन में जो 8 लाख का इनकम लिमिट रखा हुआ है वो रीजनेबल लेकर के सेंटर ने जो कमेटी अपॉइंट किया था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। फिर सेंसस 2021 से रिलेटेड एक डाटा आया हुआ है, बेसिकली नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर डाटा कलेक्शन से रिलेटेड है, वो डिस्कस करेंगे। फिर तेलंगाना ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस में टॉप किया है, वो देखेंगे। फिर वेस्टर्न घाट्स में से 2 न्यू प्लांट स्पीशीज डिस्कवर हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर देखिए दोस्तों, सूडान एक अफ्रीकन कंट्री है, उसका प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन अनाउंस किया है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल 5 न्यूज़ है आज इंपॉर्टेंट। वैसे आज मंडे है इसलिए न्यूज़ थोड़ा कम रहता है। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला न्यूज़, 8 लाख इनकम रीजनेबल कैप फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। सबसे पहले पूरा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के बारे में सुना होगा। ये बेसिकली ऑल इंडिया लेवल पर मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। ये बहुत अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए होता है। मेरा कहने का मतलब है MBBS में एडमिशन लेने के लिए भी नीट एग्जाम देना होता है। MBBS के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में जाने के लिए भी नीट एग्जाम देना होता है। देखिए, रिसेंटली दिल्ली में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट हुआ था वो क्यों हो रहा था? डॉक्टर्स MBBS कंप्लीट करने के बाद PG कोर्सेज में जाना है, उसके लिए नीट एग्जाम जो है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ऑलरेडी 1 साल लेट हो गया था। अब फाइनली लास्ट सितंबर में नीट एग्जाम कंडक्ट तो हुआ था, पर दिसंबर तक गवर्नमेंट ने इसका एडमिशन एंड काउंसलिंग शुरू नहीं किया था। तो डॉक्टर्स का 1 साल ऑलरेडी लेट हो गया था और लेट होने की वजह से रेजिडेंट डॉक्टर्स प्रोटेस्ट के लिए निकला था स्ट्रीट्स में, ठीक है। पर गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन क्या था? गवर्नमेंट ने यह बोला, भाई सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एडमिशन से रिगार्डिंग, बेसिकली नीट एग्जाम के बाद जो एडमिशन होता है उसके रिगार्डिंग एक केस पेंडिंग है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आता है हम आपका एडमिशन शुरू नहीं कर सकते। इतना क्लियर है? आप देखिए दोस्तों, वापस टॉपिक पर आता है। तो इधर आपको समझना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में क्या केस चल रहा था। उससे पहले एक चीज आपको बताना होगा। देखिए, इंडिया में जॉब्स एंड एजुकेशन के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं। अब कितने कितने परसेंटेज रिजर्वेशन है आप सबको पता है। 22% फॉर SCs एंड STs एंड 27% फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 103 से गवर्नमेंट 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया था इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस। बेसिकली ये उन लोगों के लिए रिजर्वेशन है जो जिनको किसी भी तरह का रिजर्वेशन की सुविधा नहीं है। तो बेसिकली फॉरवर्ड कास्ट के जितने लोग हैं उनमें इकोनॉमिकली जो वीकर है उन सेक्शंस को 10% रिजर्वेशन देने का, राइट। तो ये जॉब्स में भी है एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलने के लिए भी है। इतना क्लियर है? आप देखिए दोस्तों, इसके अगेंस्ट बेसिकली नीट एग्जामिनेशन में EWS को 10% रिजर्वेशन देने से रिगार्डिंग एक केस फाइल हुआ था कोर्ट में। फाइनली ये केस पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले सेंटर से ये पूछा, भाई आप ये EWS को रिजर्वेशन दे रहे हैं, ये तो ठीक है, पर आपने EWS को डिफेंड करने के लिए 8 लाख का जो इनकम लिमिट सेट किया है ना, वो किस हिसाब से किया? मतलब आपको ये कैसा पता है 8 लाख से नीचे जिन फैमिलीज का एनुअल इनकम है वो इकोनॉमिकली वीकर है, 8 लाख से ऊपर जिनका फैमिली इनकम है वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर है। ये डिसीजन आपने कहां से लिया? तो सेंटर ने क्या किया? सेंटर डाउट में आ गया। सेंटर क्या किया? सबसे पहले कमिटी फॉर्म किया और एक कमिटी को बोला आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, मतलब ये जो रिजर्वेशन दिया है ये सही है या फिर हमने जो इनकम क्राइटेरिया लिखा है ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को डिफेंड करने के लिए ये सही है कि नहीं। तो फाइनली कमिटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है सुप्रीम कोर्ट में। तो रिपोर्ट में ये लिखा है, सेंटर ने जो इनकम क्राइटेरिया सेट किया है ना फॉर डिफेंडिंग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ये सही है। इट इज ए फीसिबल क्राइटेरियन। मतलब इन सोसाइटी एंड द एनुअल फैमिली इनकम ऑफ 8 लाख इज ए रीजनेबल थ्रेशोल्ड टू डिटरमिन EWS इन ऑर्डर टू एक्सटेंड रिजर्वेशन इन एडमिशन एंड जॉब्स एंड एडमिशन में 8 लाख क्राइटेरिया जो सेट किया है वो सही है करके कमिटी ने अभी रिपोर्ट सबमिट किया है। आप देखिए, बाद में सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट सुनाएगा, वो अलग बात है, ठीक है। बस अब कमिटी अपना रिपोर्ट सबमिट किया है, उतना क्लियर है। तो यही है बेसिकली न्यूज। अब हम थोड़ा इन डिटेल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप दोस्तों और एक चीज समझना होगा, आप लोग OBC क्रीमी लेयर करके सुना होगा। ये क्या होता है? मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट के अंदर जिन लोगों को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है
उनको ओबीसी क्रीमी लेयर कैटेगरी में डाल देते हैं। ओबीसी क्रीमी लेयर मतलब दैट इज इक्वल टू जनरल कैटेगरी, उन्हें ओबीसी रिजर्वेशन की कोई फैसिलिटीज नहीं मिलेगा। अब ये ओबीसी में क्रीमी लेयर कौन है ये डिसाइड कैसे करते हैं, उसका अलग अलग क्राइटेरिया है। उसमें से एक क्राइटेरिया है 8 लाख का एनुअल इनकम। समझ रहे हो आप, मतलब जिन ओबीसी का एनुअल इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो उन्हें ओबीसी क्रीमी लेयर में काउंट किया जाएगा। मेरा कहने का मतलब है उन्हें ओबीसी का कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब कमिटी से एक क्वेश्चन पूछा गया, देखिए इधर ओबीसी क्रीमी लेयर का कट ऑफ 8 लाख से एंड ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ रखा हुआ है वो भी 8 लाख से, ये दोनों सेम कैसे हो गया। आप ये देखिए वो तो नहीं सेट किया, पर कमिटी ने एक आंसर भी दिया है एंड दिस आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। देखिए ईडब्ल्यूएस का जो 8 लाख का क्राइटेरिया है एंड ओबीसी क्रीमी लेयर का जो 8 लाख का क्राइटेरिया है उसमें फर्क है। फर्क ये है दोस्तों, ओबीसी क्रीमी लेयर का जो 8 लाख कैटेगरी में ना पिछले 3 साल का ग्रोस एनुअल इनकम काउंट किया जाता है। मतलब आप अगर कोई जॉब या एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो उससे पहले का 3 साल का ग्रोस एनुअल इनकम काउंट किया जाता है, वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऊपर से आपका इनकम फ्रॉम सैलरीज, एग्रीकल्चर एंड ट्रेडिशनल आर्टिसनल प्रोफेशंस वगैरह काउंट नहीं होगा। उसके अलावा अगर आपका ग्रोस एनुअल इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो आप क्रीमी लेयर में आओगे। वेरास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में क्या है, केवल आपका 1 साल का एनुअल इनकम देखा जाएगा, उसमें आपका सारे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू भी काउंट किया जाएगा। कहीं से भी आपको अगर कुछ भी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, सोर्स ऑफ इनकम है तो वो काउंट किया जाएगा। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 8 लाख एंड ओबीसी क्रीमी लेयर का 8 लाख में फर्क है। फर्क आप समझ गए ना। तो इसलिए कमेटी ने बोला कि आप इन दोनों को कंपेयर मत कीजिए। सुनने में आपको ऐसा लगेगा दोनों 8 लाख है, पर वो 8 लाख का जो कंपोजिशन है उसमें डिफरेंस है। क्लियर। अब दोस्तों ये जो 10% ईडब्ल्यूएस कोटा प्रोवाइड किया ना गवर्नमेंट की तरफ से थ्रू द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, दिस इज ऑलरेडी अंडर चैलेंज बिफोर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक लार्जर बेंच को दिया हुआ है इस केस। अब इसके ऊपर तो जजमेंट बाद में होगा। अब ये जो चैलेंज है ये किस आधार पर है, इस चैलेंज में ये पूछा गया गवर्नमेंट इकोनॉमिक क्राइटेरियन के ऊपर रिजर्वेशन बेनिफिट्स कैसे दे रहा है। अगर आपको कोई क्लास को रिजर्वेशन देना है तो वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड होनी चाहिए, उनको सोशल अपलिफ्टमेंट की जरूरत होनी चाहिए, वो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंट होनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स में। ये केसेस में आप रिजर्वेशन दे सकते हो। केवल आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ऊपर, मतलब कोई इकोनॉमिकली बैकवर्ड है करके रिजर्वेशन नहीं दे सकता करके ये 10% ईडब्ल्यूएस कोटा के ऊपर चैलेंज दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अक्रॉस स्टेट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन बोला था एनुअल इनकम 8 लाख से नीचे होना चाहिए, पर दिस इज ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स एंड सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स एंड स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होगा, वो स्टेट डिसाइड करेगा। उनके स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया क्या होगा वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल केरला में ये 4 लाख है, मतलब केरला में अगर आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन चाहिए तो आपका एनुअल इनकम 4 लाख से नीचे होना चाहिए। इसी तरह अलग अलग स्टेट्स में अपना अपना पर कैपिटा इनकम से रिलेटेड अलग अलग क्राइटेरिया मेंटेन कर रहा है। क्लियर। अब दोस्तों इसके साथ साथ फरवरी 2020 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन रिजर्वेशंस के बारे में भी आपको बताना होगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है, स्टेट गवर्नमेंट हैज द एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन टू डिसाइड वेदर और नॉट टू प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन। देखिए स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन देना है या नहीं ये डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट लेगा। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन है, वो चाहे तो रिजर्वेशन दे सकता है चाहे तो नहीं भी। क्लियर। एंड ऑल्सो द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू डू सो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मतलब कोई भी कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को ये बोल नहीं सकते आप रिजर्वेशन दे दो करके। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा। वैसे दोस्तों हमारा आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या कहता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजंस विच इज in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state। समझ में आया। मतलब अगर स्टेट को ये लगे कोई भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी स्टेट जॉब्स में adequately represented नहीं है तो स्टेट चाहे तो उन्हें रिजर्वेशन दे सकता है। यह हमारा आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कहता है। तो स्टेट अगर चाहे तो रिजर्वेशन दे सकता है, इसमें कोई रोक नहीं है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट, कोई रोक नहीं है, स्टेट चाहे तो दे सकता है। समझ गए आप। पर दिस इज नॉट ए ऑब्लिगेशन टू द स्टेट, मतलब स्टेट्स को ऐसा ही करना है करके कोई बोल नहीं सकता।
ये फरवरी 2020 का जजमेंट था। पर देखिए इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने और एक चीज क्लैरिफाई किया है, ए स्टेट गवर्नमेंट इज बाउंड टू कलेक्ट डाटा रिगार्डिंग इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एससी एसटी। अगर आप किसी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दे रहे हो तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा या फिर एक डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि वो कम्युनिटी गवर्नमेंट जॉब्स में इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड करके। आप ऐसे ही कोई भी कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं दे सकता। आप एक सर्वे कंडक्ट कराइए, कोई सेंसस टाइप का कंडक्ट कराइए, इसके बाद आप ये कंफर्म कीजिए कि वो पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसे आप रिजर्वेशन देना चाहते हो दैट इज इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। समझ गए आप? तो ये है। तो बस मैंने आपको बता दिया, पर मैंने इसलिए बताया, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, द स्टेट इज नॉट बाउंड टू मेक रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन मैटर ऑफ प्रमोशन। स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन देना है या नहीं देना है ये स्टेट डिसाइड करेगा। दिस इज एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन या फिर प्रेरोगेटिव ऑफ द स्टेट। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इस न्यूज से रिलेटेड बहुत कुछ चीजें मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ज्यादा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, ज्यादा लंबा हो गया तो काफी कुछ सीखने को मिला होगा आपको। तो देखिए पेपर 2 जनरल स्टडीज 1 पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज में ये न्यूज आपको काम आएगा। अगला न्यूज है एनपीआर डाटा कलेक्शन पुट ऑफ टिल सितंबर। देखिए आप सबको पता है सेंसस 2021 का प्रोसीजर चल रहा है। सेंसस हर 10 साल में एक बार होता है। लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में। अब की बार 2021 वाला सेंसस का प्रोसीजर चल रहा है। ऑलरेडी ये लेट हो चुका है कोविड-19 पैंडेमिक के कारण। वैसे सेंसस कंडक्ट कौन करवाता है? ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे आप रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए हु इज द प्रेजेंट रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ये ऑफिस फॉर्म हुआ था 1961 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इनका काम क्या है? देखिए इंडिया में जितने डेमोग्राफिक सर्वेस होता है ना, वो अरेंज करना, कंडक्ट करना, रिजल्ट्स को एनालाइज करना, ये सब इनका काम है। वैसे इंडिया में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक सर्वेस होता है? एक तो होता है सेंसस ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। फिर एक होता है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये क्या होता है? देखिए लैंग्वेज से रिलेटेड जो सर्वे होता है ना, उसको लिंग्विस्टिक सर्वे बोलते हैं। क्लियर? आप देखिए, अब न्यूज क्या आया था दोस्तों, The first phase of the census and collection of details to update the national population register have been postponed at least till September। देखिए इस बार की सेंसस के साथ साथ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी अपडेट करने का प्लान था। अब आप मुझे पूछोगे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है? आपको पता है ये बेसिकली इट इज अ लिस्ट ऑफ यूजुअल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। एक देश में कितने लोग रह रहा है उसका एक लिस्ट है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। यूजुअल रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? मतलब वन हु हैज बीन रिसाइडिंग इन ए लोकल एरिया फॉर एटलीस्ट द लास्ट 6 मंथ, पिछले 6 महीने से जो रह रहा है और अगले 6 महीने तक जो रहेगा, उसका लिस्ट है यूजुअल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में बेसिकली कितने पॉपुलेशन एक देश में वो पता चल जाएगा। अब इसके लीगल प्रोविजंस क्या क्या है? बेसिकली इसके अथॉरिटी सिटीजनशिप एक्ट 1955 से रिलेटेड है एंड सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इश्यू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स 2003 से रिलेटेड है। ठीक है, एंड इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी यूजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर इन द एनपीआर। हर एक पर्सन जो इंडिया में रह रहा है उनको नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में रजिस्टर करना मैंडेटरी है। सबसे पहली बार नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर अपडेट हुआ था 2010 में। 2011 की सेंसस के साथ ये हुआ था। इतना क्लियर? अब देखिए सेंसस शुरू होने से 3 महीने पहले से हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का बाउंड्री लिमिट्स फ्रीज करना होता है। इसका मतलब क्या है? देखिए सिंपल भाषा में हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स हैं। स्टेट के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फिर सब डिस्ट्रिक्ट से, फिर तहसील से, तालुका से, पुलिस स्टेशन से। इन सबका अपने अपने बाउंड्री लिमिट्स भी है। पर टाइम टू टाइम अथॉरिटीज क्या करते हैं, इन सबके बाउंड्री लिमिट्स बदलते हैं। क्यों? देखिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है उसके हिसाब से बाउंड्री लिमिट्स को बदलना भी जरूरी है। तो सेंसस जब नोटिफाई होता है उससे 3 महीने पहले से जितने बाउंड्री लिमिट्स आपने चेंज किया होगा ना, उधर ही फ्रीज करना है। अब ऐसा क्यों है? देखिए आप अगर बाउंड्री लिमिट्स चेंज करते रहोगे तो फिर करेक्ट कैलकुलेशन कैसा होगा? मतलब एक एक डिस्ट्रिक्ट में कितना पॉपुलेशन है, सब डिस्ट्रिक्ट में कितना है, तहसील में कितना है। तो इसलिए सेंसस प्रोसीजर शुरू होने से 3 महीने पहले से सब कुछ फ्रीज करना होता है। आप देखिए एक डाटा इधर क्या कहता है कि 2021 तक ऑलरेडी एक इनफॉर्मल डाटा इनके पास है, बेसिकली एक प्रोविजनल डाटा है। उसके हिसाब से 2011 की सेंसस से अगर आप कंपेयर करोगे, डिस्ट्रिक्ट्स इंक्रीज हुआ है 640 से 736 तक, सब डिस्ट्रिक्ट 5925 से 6154 हो गया, स्टैट्यूटरी टाउन्स 4041 से 4657 हो गया, सेंसस टाउन 3892 से लेके 5050 हो गया, विलेजेस 6,40,934 से 6,39,083 हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया है। तो इस तरीके के का जो डिफरेंस 10 साल में हुआ है, मतलब देखिए इस 10 साल में
जितने भी स्टेट अथॉरिटीज़ है ये अपने अपना डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील, तालुकास का जो बाउंड्रीज है वो चेंज करते हुए आया है। तो सेंसस शुरू होने से 3 महीने पहले से ये सब कुछ फ्रीज करना है, बस मेरा कहने का मतलब वही है। आप देखिए इसमें सेंसस टाउन क्या है, आपको शायद डाउट हो गया होगा। देखिए दोस्तों, हमारे देश में क्या है ना, टाउन किसे बोलते हैं, सिटी किसे बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी किसे बोलते हैं, इन सबका अलग अलग क्लासिफिकेशन है। अब सेंसस टाउन मतलब वो होता है दोस्तों, सेंसस टाउन्स में टाउन जैसा सब कुछ होगा, बेसिकली पॉपुलेशन होगा, फैसिलिटीज होगा, सब कुछ होगा, बस उसे टाउन करके नोटिफाई नहीं किया होगा। मतलब वो टाउन है पर टाउन करके नोटिफाई नहीं किया है, इसे सेंसस टाउन बोलते हैं। समझ गए ना, मतलब उधर उतना पॉपुलेशन है जितना एक टाउन में होना चाहिए, उतनी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जितना एक टाउन में होना चाहिए, पर अभी तक टाउन करके नोटिफाई नहीं किया है, इसे सेंसस टाउन्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्लियर है ना दोस्तों। तो फॉर सेंसस 2021 ऑल द चेंजेस बिटवीन जनवरी 1 2010 दैट इज आफ्टर द डेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्रीज फॉर सेंसस 2011। देखिए सेंसस 2011 के लिए बाउंड्री कब फ्रीज किया था, जनवरी 1 2010 में, तो तब से जून 30 2022 तक का डाटा लेगा। समझ गए आप। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन दिया है हर स्टेट्स को, जून 2022 तक आपको सारे बाउंड्री लिमिट्स फिक्स करके देना है हमें, इसके बाद हम अपना कार्रवाई शुरू करेंगे। तो बेसिकली ये डाटा कब से कब तक का होगा, ध्यान दीजिएगा। 2011 में फ्रीजिंग हुआ था जनवरी 1 2010 में, अब जाके फ्रीज हो रहा है जून 30 2022। तो बेसिकली ये 2010 जनवरी 1 से लेके जून 30 2022 के बीच में जितने लिमिट्स है, बाउंड्री लिमिट्स है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का हो, तहसील का हो, तालुका का हो, पुलिस स्टेशन का हो, उसी के हिसाब से सेंसस लिया जाएगा। समझ गए ना आप। तो वही है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर बताया हुआ है, द प्रिपरेशन ऑफ एन अनएम्बिगस लिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इज टर्म्ड एज सेंसस फ्रेम। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है। इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का एक लिस्ट आप प्रिपेयर करते हो ना, मतलब फाइनल लिस्ट, इसको बोलते हैं सेंसस फ्रेम। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है सेंसस फ्रेम क्या होता है। तो समझ गए ना, मतलब सब कुछ फिक्स करने के बाद जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का लिस्ट बनाते हो, इसे आप सेंसस फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, तो एनपीआर के बारे में एक पॉइंट इधर बताया हुआ है, फर्स्ट कंपेल्ड इन 2010 एंड अपडेटेड इन 2015 एंड इट ऑलरेडी हैज अ डेटाबेस ऑफ 119 करोड़ रेजिडेंट्स। तो मैंने आपको पहले ही बोला, सबसे पहले एनपीआर 2010 में कंपेल किया गया था, 2015 में एक बार वो अपडेट हुआ था केवल, अब दोबारा फ्रेश एनपीआर लिया जाएगा 2021 में। राइट, अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द कंपिलेशन ऑफ एनआरसी। अब एनआरसी को लेके कितना प्रॉब्लम हुआ था सबको पता है, इसलिए एनपीआर जब इंप्लीमेंट होगा उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो आई होप आई हैव बीन क्लियर टू यू। तो इसमें इंपॉर्टेंट मैं और एक बार बोल देता हूँ, सेंसस फ्रेम क्या है, फिर कब से कब तक का डाटा लिया जाएगा सेंसस 2021 में। ठीक है, मतलब जो बाउंड्रीज फिक्स किया है वो कब से कब तक है, और क्या है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आपको बोला, ये सारे इंफॉर्मेशन नोट करके रख दीजिएगा। एनपीआर के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, पेपर 2 जनरल स्टडीज 1 पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज में न्यूज आपको कहा। अगला न्यूज है, तेलंगाना टॉप्स इन हाईएस्ट नंबर ऑफ ओडीएफ विलेजेस। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 प्रोग्राम के अंडर तेलंगाना स्टेट को अगेन टॉप पोजीशन मिला है इन द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस। मतलब तेलंगाना स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा विलेजेस हैं जिनको ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस मिला हुआ है। ये दिसंबर 31 2021 तक का डाटा है। अब देखिए, ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस मतलब क्या होता है, ऐसा विलेज विच सस्टेन्स इट ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस। क्या होता है ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस, मतलब विलेज में कोई भी ओपनली डेफिकेट नहीं करता है, पब्लिकली मल मूत्र विसर्जन नहीं हो रहा है, एंड उधर का सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एकदम एफिशिएंट तरीके से हो रहा है, एंड विजुअली क्लीन है। मतलब कोई भी अगर विलेज में जाने से उन्हें सब कुछ क्लीन दिखना चाहिए। इसके अलावा विलेज में जितने हाउस होल्ड्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, पंचायत घर है, आंगनवाड़ी सेंटर है, इन सब में टॉयलेट एक्सेस होनी चाहिए, एंड दैट ऑल पब्लिक प्लेसेस एंड एटलीस्ट 80% ऑफ हाउस होल्ड्स इफेक्टिवली मैनेज देयर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट। देखिए, 80% ऑफ द हाउस होल्ड्स अपना सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट को इफेक्टिवली मैनेज करना चाहिए, या फिर इफेक्टिवली मैनेज करने की फैसिलिटीज होना चाहिए। इन सब क्राइटेरिया फुलफिल करने से एक विलेज को ओडीएफ प्लस विलेज करके स्टेटस दिया जाएगा। राइट, अब देखिए तेलंगाना का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी प्रेसवर्थी है, क्योंकि तेलंगाना में टोटल 14,200 विलेजेस है, उसमें से 13,737 को ओडीएफ प्लस स्टेटस मिला हुआ है, मतलब 96.74%। अब इंडिया में सेकंड
तमिलनाडु आया है, उसका देखिए केवल 35.39% है। फर्स्ट एंड सेकंड का फर्क आप देखिए, फर्स्ट का है 96.7, सेकंड का है 35.39। फिर कर्नाटका है केवल 5.59%, गुजरात का 17 पोजीशन है, ओनली 0.45%। आप देखिए स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना है ना, काफ़ी अच्छे काम किया है। जैसे कि तेलंगाना पंचायत राज एक्ट पास किया था होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस इंश्योर करने के लिए। इन्होंने हर एक पंचायत में एक सेक्रेटरी को पोस्ट किया है, ओनली फॉर स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम्स, क्लोज मॉनिटरिंग, डिजिटल रिपोर्टिंग एंड टू एंश्योर प्रिवेलेंस ऑफ गुड गवर्नेंस इन विलेजेस। विलेजेस में गवर्नेंस बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, सब कुछ क्लोजली मॉनिटर करने के लिए एंड डिजिटल रिपोर्टिंग करने के लिए सेक्रेटरी को अपॉइंट किया है। एंड हर एक विलेज में मल्टीपर्पज वर्कर्स भी अपॉइंट किया है, बेसिकली विलेजेस में प्रॉपर सैनिटेशन इंश्योर करने के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने गार्बेज कलेक्शन एंड साइंटिफिक डिस्पोजल के लिए काफ़ी अच्छे मेजर्स अडॉप्ट किया है। हर घर में एक गार्बेज बिन दिया हुआ है फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जितने भी ड्राई एंड वेट वेस्ट है उसे कलेक्ट करके डेडिकेटेड ट्रैक्टर ट्रॉलीज में ले जाके कंपोस्ट शेड्स में डिपॉजिट करते हैं। और पूरे ग्राम पंचायत में 12,716 डेडिकेटेड कंपोस्ट शेड्स है। अब ये कंपोस्ट शेड्स में क्या होता है दोस्तों, वर्मी कंपोस्टिंग होता है। वर्मी कंपोस्टिंग मतलब क्या होता है, देखिए जितने भी सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट है ना, उसमें उसको एक कंपोस्ट टैंक में डाल देगा और एक कंपोस्ट टैंक में वेरियस स्पीशीज ऑफ वर्म्स को भी डाल देगा। फॉर एग्जाम्पल रेड विगलेस, व्हाइट वर्म्स, अदर अर्थ वर्म्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये जो वेजिटेबल वेस्ट है, फूड वेस्ट है, इन सबको ये वर्म्स क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा, ये खा के डिकम्पोज करेगा बेसिकली। तो ये जो डिकम्पोज्ड मटीरियल है ना, ये एज एन ऑर्गेनिक मैन्यूर आप यूज कर सकते हो, ऐसे फर्टिलाइजर आप यूज कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं बेसिकली वर्मी कंपोस्टिंग। एंड वर्मी कंपोस्टिंग के लिए जब आप वर्म्स को पालोगे, इसको बोलते हैं वर्मी कल्चर। ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वैसे देखिए टैंकर्स हैव आल्सो बीन प्रोवाइडेड। पब्लिक प्लेसेस में जितने पौधे हैं उसे पानी देने के लिए टैंकर्स भी प्रोवाइड किया है। पहले प्रगति प्रोग्राम है, उसके अंडर सैनिटेशन ड्राइव्स भी ये लोग कंडक्ट कराते हैं। तो देखिए ऐसे ही इन्हें 96.7% का ODF प्लस विलेजेस नहीं मिला, बहुत कुछ काम भी किया इनका तेलंगाना पंचायती राज एक्ट के अंदर, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे मेजर्स है, तेलंगाना को ऐसे मॉडल लेके बाकी स्टेट्स भी इसे फॉलो करना चाहिए, है कि नहीं। तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में न्यूज़ आपको। अगला न्यूज़ है 2 न्यू प्लांट स्पीशीज डिस्कवर्ड इन घाट्स। देखिए वेस्टर्न घाट्स रीजन में से प्रिसाइसली केरला के तिरुवनंतपुरम एंड वायनाड डिस्ट्रिक्ट में से 2 नए प्लांट स्पीशीज डिस्कवर हुआ है। उनका नाम है फिम्ब्रिस्टेलस सुनीली एंड नियोनोटिस प्रभुई। तो इनकी जो फाइंडिंग्स हैं और डिटेल्स आपको प्लांट टैक्सोनॉमी जर्नल फाइटोटैक्सा में मिल जाएगा। वैसे देखिए केरला का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में पोनमुडी हिल्स है। पोनमुडी हिल्स के ग्रासलैंड्स में से फिम्ब्रिस्टेलिस सुनीली डिस्कवर हुआ है। तो ये स्ट्रेंज नाम क्यों है, वो इसलिए है कि दिस इज नेम्ड आफ्टर प्लांट टैक्सोनोमिस्ट CN सुनील। देखिए दोस्तों जितने भी नए प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज का डिस्कवरी होता है ना, उसका नाम हमेशा इस तरह स्ट्रेंज रहता है, क्योंकि कोई प्लांट टैक्सोनोमिस्ट या जोलॉजिस्ट या बॉटनिस्ट है रिलेटेड इनका नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये साइप्राके फैमिली से रिलेट करता है एंड 1100 मीटर एलिवेशन में से ये कलेक्ट हुआ है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर का रेड लिस्ट में डाटा डिफिशिएंट कैटेगरी में डाला हुआ है। अब देखिए दोस्तों अभी तो डिस्कवर हुआ है तो डाटा तो डिफिशिएंट होगा ही, इसलिए डाटा डिफिशिएंट कैटेगरी में। दूसरा है नियानोटिस प्रभुई। इट इज ए पेरेनियल हर्ब नेम्ड आफ्टर KM प्रभुकुमार, ठीक है। तो KM प्रभुकुमार एक सीनियर साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पर नियानोटिस प्रभुई नाम दिया है, राइट। तो ये कहाँ से डिस्कवर हुआ है, वायनाड का चेम्परा पीक ग्रासलैंड्स। देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस तरीके का क्वेश्चन सबसे पूछ सकता है, चेम्परा पीक ग्रासलैंड्स या फिर पोनमुडी ग्रासलैंड्स ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं करके। तो आपके नोटबुक में साइड में छोटा सा एक पोर्शन बना दीजिएगा, उसमें लिख दीजिएगा चेम्परा पीक ग्रासलैंड्स एंड पोनमुडी हिल्स ग्रासलैंड्स के बारे में, ठीक है। आप देखिए दोस्तों दिस इज ऑल्सो कैटेगरीज एज डाटा डेफिशिएंट, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ है, राइट। तो पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 बायोडाइवर्सिटी में न्यूज़ आपको काम आएगा। आज का फाइनल न्यूज़, सूडान प्राइम मिनिस्टर अनाउंसेस रेजिग्नेशन एमिड पॉलिटिकल डेडलॉक। देखिए सूडान का जो कैओटिक पॉलिटिकल सिचुएशन है इसके बारे में काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है डेली न्यूज़ में ही, और एक बार मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ ब्रीफली। अप्रैल 2019 से पहले सूडान में इस्लामिस्ट गवर्नमेंट था अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑटोक्रेट ओमर अल बशीर। अब वो भी सी बात है, सूडान के जो लोग हैं इस ऑटोक्रेसी से खुश नहीं थे, वो चाहते थे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। इसलिए सूडान के अंदर उस टाइम पर काफ़ी प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चल रहा था, पॉपुलर अपरेजिंग्स भी हुए।
पर इसी बीच में सूडान की मिलिट्री क्या करता है, ये ओमर अल बशीर की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करते हैं और उधर एक मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। अब मिलिट्री ने 100% एक मिलिट्री रूल तो एस्टैब्लिश नहीं किया, उन्होंने उधर का सिविलियन गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन करते हैं और अब्दुल्ला हमदोक एक एक्स यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल है, उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं 2019 में और ये प्रॉमिस भी करते हैं 2023 में मल्टी पार्टी इलेक्शंस होगा, राइट। पावर शेयरिंग एग्रीमेंट से सूडान के लोग बिल्कुल खुश नहीं थे, वो तो 100% डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाह रहे थे। ऊपर से मिलिट्री का जो इन्वॉल्वमेंट है सूडान का पॉलिटिकल अफेयर्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में, एक्सटर्नल अफेयर्स में, वो ज़्यादा हो गया। तो बेसिकली सिविलियन गवर्नमेंट को कुछ करने का मौका ही नहीं मिल रहा था, तो इसलिए सूडान के अंदर काफ़ी प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट वगैरह चल रहा था। तो उसी बीच में मिलिट्री क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदोक को हाउस अरेस्ट में डाल देते हैं, उसको प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से भी निकाल देते हैं और बाद में रिसेंटली नवंबर 21 को ही इन्हें री इंस्टेट किया था। पर इस बार जब री इंस्टेट किया, एक डील भी साइन करवाया फॉर एन इंडिपेंडेंट टेक्नोक्रेटिक कैबिनेट अंडर मिलिट्री ओवरसीट। देखिए पहले थोड़ा और सही था, अब जाके और बुरा हो गया, अब जाके बन गया टेक्नोक्रेटिक कैबिनेट। ये क्या होता है टेक्नोक्रेसी? टेक्नोक्रेसी इज ए प्रपोज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द डिसीजन मेकर और मेकर्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेस ऑफ देयर एक्सपर्टीज। मतलब हमारे देश में क्या है, हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को डायरेक्टली चुनते हैं, वो पार्लियामेंट में जाके मिनिस्टर बन जाता है, किसी भी चीज़ में फाइनल डिसीजन मिनिस्टर का होता है। पर टेक्नोक्रेसी में क्या होगा, कोई भी डिसीजन उसी फील्ड में जो एक्सपर्ट्स है वही लेगा, वो कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सही नहीं है एक्चुअली बताया जाएगा तो। एक डेमोक्रेसी में इस तरह होना ही नहीं चाहिए। ऊपर से इन सब के ऊपर मिलिट्री ओवरसाइट भी है। तो देखिए दोस्तों, सूडान में तो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट या फिर प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट तो बहुत चल रहा था और मिलिट्री ने क्या किया, इन सारे मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए पावर का इस्तेमाल किया, ब्रूटली अटैक किया, वायलेंटली डिस्पर्स किया ह्यूज क्राउड्स को और इसमें कम से कम 3 लोगों की जानें चली गई। और यूनाइटेड नेशंस का एक ह्यूमन राइट विंग का एक रिपोर्ट भी आया था कि सूडान में ये जो मिलिट्री फोर्सेस है या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस है, ये काफ़ी गलत एक्टिविटीज़ भी कर रहे करके, जैसे वीमेन को अटैक करना, लेडीज़ को रेप करना। तो इस तरह की कई सारे एक्टिविटी सूडान में चल रहा करके रिपोर्ट आया था। तो इसी बीच में अब्दुल्ला हमदोक ने अपना रेजिग्नेशन पुटअप किया है। तो अभी के लिए सूडान का प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदोक रहा नहीं है। अब्दुल्ला हमदोक ने यह भी बोला, अगर कोई सही आदमी उन्हें चुनिए, मैं इसके लिए लायक नहीं हूँ, ये बोल के वो रिज़ाइन हो गया। ठीक है, तो अब इसके बारे में और न्यूज़ आएंगे दोस्तों, बस अभी के लिए इतना ही कहानी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जब और मतलब नए प्राइम मिनिस्टर जब चुनेंगे और भी डेवलपमेंट्स होगा तो हम और अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब सूडान का मैप भी देख लीजिए। ये रेड सी से अपना बॉर्डर शेयर करता है, नॉर्थर्न बाउंड्री इजिप्ट, लीबिया, फिर वेस्टर्न बाउंड्री चाड के साथ, फिर साउथ वेस्ट सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के साथ, फिर साउथ सूडान, ये तो आपको पता ही है, पहले ये दोनों एक ही था, फिर इथियोपिया एंड एरिट्रिया। ठीक है, तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको सारे न्यूज़ अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिएगा कि आपको 100% समझ में आया या नहीं। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।